Hello everyone, welcome to the next video of this Polity Complete Comprehensive Course series from ATP classes. I am Athar Dikshit here again with class number 7 and we will discuss a new part today, that is the Union Executive. इसके एंड में मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा उसके बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में भी, बट अभी फ़िलहाल हम यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट शुरू करने जा रहे हैं जो कि है ये लंबा पार्ट है, तो मैं इसको अलग अलग पार्ट्स में बनाऊंगा। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के बजाय हम आज सिर्फ डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन होगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहली स्लाइड है, बट वी विल डायरेक्टली मूव ऑन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं कि अब हमने लास्टली कहाँ तक कवर किया था। हमने लास्टली अभी DPSPs कवर किए हैं मेरे हिसाब से। तो अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर जाएंगे, तो पार्ट 4 है हमारा DPSPs। तो अब यहाँ पे पार्ट 5 आता है यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर मैंने जैसे ही आपको बताया है शुरू में ही कि द मशीनरी दैट इज़ गवर्निंग अस इज़ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। मतलब जो सरकार जिसे हम कहते हैं, जो हम इलेक्ट करते हैं, जो प्रेसिडेंट्स वगैरह हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जिस भी तरीके से, वो एग्जीक्यूटिव होते हैं। लेजिस्लेचर जो होता है अपना, वो होता है आपका जो एक्ट को इनेक्ट करता है, एक्ट्स बनाता है, वो होता है लेजिस्लेचर। और जुडिशरी मैंने ये बहुत शुरुआती वीडियोज़ में आपको बता दिया है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। तो आज एग्जीक्यूटिव की डिस्कशन करेंगे क्योंकि नेक्स्ट पार्ट हमारा यही है, पार्ट वाइज ही हम चल रहे हैं। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर सबसे देखिए टॉप मोस्ट लेवल पे प्रेसिडेंट आता है, फिर आपका वाइस प्रेसिडेंट आता है, फिर प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, डिप्यूटी मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये सभी आते हैं। इन सब की बहुत डिटेल चर्चा होगी लगातार आने वाले दिनों के अंदर। वीडियोस थोड़े देर में आ रहे हैं, थोड़ा बिजी था बीच में, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मगर अब मुझे लगता है कि इन सभी की एक एक वीडियोस में आपको जल्दी ला के दूँगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं टॉप मोस्ट जो हायरार्की अलग अलग लेवल पे देखें तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये हायरार्की होती है इसकी। तो अब हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले आज हम डिटेल चर्चा करेंगे प्रेसिडेंट के ऊपर। यहाँ पे हमने फ़ोटो लगाई हुई है द यूनियन एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट में हमारे प्रेसिडेंट आप सभी जानते हैं, प्रेसिडेंट हमारे हैं रामनाथ कोविंद। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अलावा देखिए अटॉर्नी जनरल की भी बात करेंगे हम यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के अंदर, वो आगे चर्चा का विषय है। अभी फ़िलहाल हम प्रेसिडेंट का ही देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में कुछ बातें जानना आपको ज़रूरी हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। एक सेकंड में अपने फुटेज को छोटा करूँ यहाँ पे। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अभी हम आज देखेंगे 52 से 62 तक मोस्टली, ठीक है। 51 तक हमने कवर कर लिया है लास्ट वीडियो के अंदर, 52 से आज करना है। बहुत सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 52 सेज दैट देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिंपल सी बात है, वहाँ यहाँ पे भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। आर्टिकल 52 में ये बात लिखी गई है। आर्टिकल 53 सेज दैट द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। तो जो यूनियन ऑफ इंडिया है, जो भारत का केंद्र है, तो केंद्रीय गवर्नेंस है, केंद्रीय एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी कहें, उसकी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, एग्जीक्यूट करने की पावर्स हैं, किसी भी एक्ट्स वगैरह को, जो भी कानून को एग्जीक्यूट करना है यहाँ पे, उसकी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट एंड द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ये तो सभी को पता है, ये बड़ा सिंपल सा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। वैसे तो ये बहुत कॉमन जनरल सी बात है, सबको ऐसे जनरली पता भी होता है, बट स्टिल ये जान लेने की बात है, नोट डाउन करने की बात है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के हेड होते हैं और हेड ऑफ द इंडियन स्टेट भी होते हैं, ठीक है। ही इज़ ओनली अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड। तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, ये बात भी नोट डाउन कर लेना कि वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। तो ये तो कुछ बात हो गई। आर्टिकल 52 और 53 क्या कहता है, हेड ऑफ द इंडियन स्टेट होते हैं और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। तो 52, 53 के बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे आर्टिकल 58 की बात की गई है सीधा। यहाँ पे आर्टिकल्स आगे पीछे हैं, मगर आपको समझाने के हिसाब से सही मतलब अरेंजमेंट है, क्योंकि देखिए पहले प्रेसिडेंट के बारे में जो इंट्रोडक्टरी आर्टिकल्स वगैरह हैं जहाँ से शुरू होता है, उनको बताने के बाद पहले ये जानना ज़रूरी है कि द क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं आप प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो जो क्वालिफिकेशंस हैं वो सिटीज़न ऑफ इंडिया, मतलब ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, समझाने वाली कोई बात नहीं है इसके अंदर कि द प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको सिटीज़न ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है। एज नोट डाउन कर लो, 35 ईयर्स है। बहुत सारी चीज़ों की एज होती है, मिनिमम एज क्राइटेरिया, तो 35 ईयर्स यहाँ प्रेसिडेंट बनने की है। लोकसभा की 25 ईयर्स है, राज्यसभा की 30 ईयर्स है, पंचायत वगैरह के अंदर आपको जाना है तो 21 ईयर्स एज होती है मिनिमम। तो ये चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरी है। आप ये बातों को चारों को या तो नोट डाउन कर सकते हैं, आगे हम वैसे इन सबको चर्चा करेंगे। तो अभी आप प्रेसिडेंट के अंदर मिनिमम एज नोट डाउन कर सकते हैं 35 ईयर्स।
ओके, ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो किसी भी वजह से क्वालिफाइड नहीं है लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, ठीक है। ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी प्रॉफिट यानी कि लाभ का पद नहीं होना चाहिए अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और अंडर एनी लोकल और अदर अथॉरिटी, या तो भारत की केंद्र सरकार, ना ही कोई भी और राज्य सरकार, और ना ही जो है कोई लोकल या कोई ऐसी और अथॉरिटी जहाँ से मतलब लाभ का पद, मतलब जहाँ से वो अपने पोजीशन का लाभ उठा सकें, वो गलत कोई तरीके से लाभ उठा सकें, उस तरीके का कोई पद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब चलो चलते हैं मेन मुद्दे की बात पे। आर्टिकल 54, 55 में यहाँ पे आप सब देख रहे हैं 54, 55 आर्टिकल्स नोट डाउन करते जाओ। 52 कुछ नहीं कहता, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 53 टॉक्स अबाउट कि द एग्जीक्यूटिव पावर्स शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। 54 एंड 55 टॉक्स अबाउट द इलेक्शन, मैनर ऑफ इलेक्शन के बारे में हम बहुत डिटेल चर्चा करेंगे। 58 अभी यहाँ पे मैंने बता दिया है, द क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है। तो ये सारे आर्टिकल साथ साथ नोट डाउन करते जाएंगे, बेहतर बेनिफिट रहेगा। तो आर्टिकल्स 54 एंड 55 की बात करते हैं। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का यहाँ पे निर्वाचन का मैंने बैलेट बॉक्स की फोटो डाली है। तो कैसे होता है ये, मतलब आपने कभी ये तो नहीं सुना होगा कि आज राष्ट्रपति के चुनाव में चलो वोट डालने चलते हैं। तो डेमोक्रेटिक तरीका है, आप ही की रिप्रेजेंटेशन होती है, आप ही हर किसी को चुनते हैं, ये तो बात है। फॉर द पीपल बाय द पीपल वाली बात तो बिल्कुल सही है। तो फिर आखिर आपकी जगह इलेक्शंस के अंदर इसको चुनता कौन है, राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है, इसकी जो भी डिटेल्ड प्रोविजंस हैं वो 54 और 55 आर्टिकल में दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं इसकी चर्चा की ओर। तो द प्रोविजंस डीलिंग विद द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट आर प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 54 एंड 55। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। इलेक्टोरल कॉलेज किसे कहते हैं कि मतलब वो लोग जो कि पूरा एक ग्रुप जो एलिजिबल है कि इलेक्ट कर सकता है, जो हु कैन वोट। वो एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो सेलेक्ट करता है, जो इलेक्ट करता है हमारे प्रेसिडेंट को। एक बात हमेशा देखो शुरू से ही बताना जरूरी है और ये याद रखना जरूरी है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव्स का काम करता है, क्योंकि पूरे देशव्यापी स्तर पर नहीं कराया जाता है ये इलेक्शन। ये इलेक्शन जब भी कराए जाते हैं तो ये अपने हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट्स और मेंबर्स जो उनके होते हैं, पार्लियामेंट के हाउसेस हो गए, आपके स्टेट लेजिस्लेचर वगैरह, उसको मैं क्लियरली बताऊंगा अभी, उनके मेंबर्स ही करते हैं। लेकिन ये तो मैंने शुरू में ही प्रीएम्बल वाली क्लासेस में ही काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है कि आपका जो है ये हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और ये जो भी हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना जब भी ये ध्यान रख रहे हो कि वो हमारी तरफ से ही प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी है यहाँ पे, सिर्फ कुछ लोगों का जोर नहीं चलेगा। वोटिंग का जो है आपका कि भाई ये लोग हैं ये वोट कर रहे हैं इनडायरेक्टली, इसीलिए कहते हैं कि प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया इज डायरेक्ट नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बट इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ इंडिया। तो क्यों कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस, क्योंकि वी आर नॉट डायरेक्टली वोटिंग फॉर द पर्सन हु इज देयर स्टैंडिंग इन द इलेक्शंस, बट आर रिप्रेजेंटेटिव्स whom we have elected are voting for them। तो यहाँ पे ये है, तो हमें पहले तो समझना होगा कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, who are the person who are eligible to vote। ओके, तो यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज में सबसे पहला पॉइंट, ये आप नोट्स बनाते रहिए साथ साथ में, सबसे पहला पॉइंट है इसका आपका राज्यसभा, अपर हाउस जिसे कहते हैं, और लोकसभा। तो जो राज्यसभा और लोकसभा मतलब कि दोनों हाउसेस के, जो पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेस हैं उनके, ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, कैपिटल में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, उनके इलेक्टेड मेंबर्स। तो इलेक्टोरल कॉलेज में सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, अब इस इलेक्टेड का क्या मतलब है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। DU/LLB के क्वेश्चन पेपर में मैंने ये चीज़ देखी हुई है कि ये क्वेश्चन आया था, द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ, तो यहाँ पे साफ लिखा था ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, पहला ऑप्शन था। दूसरा था ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स। तो जो ऑल द मेंबर्स वाला ऑप्शन था वो गलत था और ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स वाला जो ऑप्शन था वो सही था। तो देखो अभी इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड मेंबर्स का क्या मतलब होता है। एक तो एक सीधा रास्ता होता है, लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें हम अपने MPs चुनते हैं, राज्यसभा जो है दूसरे स्टेट लेजिस्लेचर्स के थ्रू आते हैं चुन के वहाँ के MPs, तो उन्हें कहा जाता है कि वो इलेक्टेड मेंबर्स हैं। लेकिन कुछ होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं कुछ। ये जो मेंबर्स होते हैं, ये मेंबर्स जो होते हैं, दीज आर नॉमिनेटेड बाई आर प्रेसिडेंट। एक बहुत ही फेमस नाम है सचिन तेंदुलकर का, हु वाज अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा।
उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था, वो किसी भी स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव बन के नहीं गए थे वहाँ पे। वो थे अपनी फील्ड के अंदर एक्सेल करने वाले कुछ लोग होते हैं जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा कि वो उस फील्ड के अंदर एक्सेल हैं, हमारे देश के जाने माने लोग हैं और एक्सपर्ट हैं किसी न किसी फील्ड के। जैसे वो स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट हैं, उसी तरीके से 12 ऐसे लोग होते हैं जो अपनी फील्ड के लोग हैं, बड़े नामी होते हैं लोग। वो 12 लोग राज्यसभा में और 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स, जो कि नॉट नेसेसरीली कि 2 होने ही चाहिए वहाँ पे, बट कभी अगर नॉमिनेट करें प्रेसिडेंट तो देयर इज प्रोविजन कि 2 एंग्लो इंडियन क्या होता है, वो आर ब्रिटिश एंड इंडियन जो मिक्स हों, आइदर फादर और मदर उनकी ब्रिटिश हो और फादर या मदर में से दूसरे जो भी पेरेंट हो इंडियन हो, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है एंग्लो इंडियन। तो 2 रिप्रेजेंटेटिव्स ऐसे भी होते हैं। तो दीज आर नॉट इलेक्टेड मेंबर्स, दीज आर आपके क्या कहते हैं उसे, नॉमिनेटेड मेंबर। तो ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ये आपके इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा नहीं होते दोनों हाउसेज में। ये बात को नोट डाउन कर लो, पिन डाउन कर लो। क्वेश्चंस में ऐसे कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस आते हैं, ध्यान से पढ़ के करना कि आपका जो है इलेक्टोरल कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, बहुत बच्चे ये चीज़ गलत करते हैं, ठीक है। ये था पहला पॉइंट। और भी हैं लोग जो इलेक्टोरल कॉलेज में आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे होते हैं दूसरे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और स्टेट के साथ साथ ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ 2 यूनियन टेरिटरीज, जो कि दिल्ली की एक यूनियन टेरिटरी होती है और एक आपकी यहाँ पे पुडुचेरी या पौंडीचेरी जो भी कहते हैं, वहाँ की जो होती है असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द। मैंने अभी स्टेट लेजिस्लेचर और उसका कवर नहीं किया है पार्ट, बट उसको जानने के लिए इतना समझ लो कि देखो हर स्टेट में ज़रूरी नहीं है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, बट लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट में होती है। वहाँ की राज्य सरकार, आपके MLAs जो होते हैं, MLAs जो होते हैं वो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर आते हैं। तो वो आप इलेक्ट करते हैं हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, एक तरह से अपर हाउस की तरह काम करते हैं। वो हर स्टेट में नहीं होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, कुछ ही स्टेट्स में होते हैं। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई भी मेंबर, चाहे जैसे भी हो, कोई भी मेंबरशिप हो उसकी, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब कि विधानसभा और विधान परिषद बोलते हैं। तो विधान परिषद नहीं, सिर्फ विधानसभा के मेंबर्स ही, किसी भी स्टेट की विधानसभा के मेंबर्स और यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, ये दोनों, क्योंकि इन दोनों टेरिटरीज़ में आपके जो है इलेक्शंस होते हैं और बाकायदा पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल वो MLAs के लीडर हैं और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, इसीलिए हर यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर नहीं होते, यूनियन टेरिटरीज़ में एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, बट दीज आर स्पेशल केसेस। तो यहाँ पे भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। तो जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, ऑल द मेंबर्स, ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स हैं। हमेशा याद रखना है ये टर्म, कभी भी अगर इलेक्टोरल कॉलेज बता रहे हो प्रेसिडेंट का, तो ये बताना मत बोलना कि ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यसभा, लोकसभा, जो कोई भी मेंबर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ये होना चाहिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये था आपका इलेक्टोरल कॉलेज। मुझे लगता है बहुत डिटेल में मैंने आपको अच्छे से टाइम लेके बना लिया है। नोट डाउन करोगे, अच्छे से नोट्स बना रहे होगे, स्टिकी नोट्स पे ये सारे पॉइंट्स लिख रहे होगे, तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी दिक्कत आएगी इसमें इलेक्टोरल कॉलेज के किसी भी क्वेश्चन के अंदर। अब देखो, जैसा मैंने शुरू में बताया था, एक बात ध्यान में रखने के लिए कहा था कि ये रिप्रेजेंट किसे कर रहा है। दे आर नॉट इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट फॉर देमसेल्व्स ओनली, दे आर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट फॉर द नेशन। तो ईच एंड एवरी MP and MLA, these are representing the people who have elected them. So MPs are representing people from the territories from all over India, from which कोई भी हो सकता है। वो जैसे नरेंद्र मोदी हमारे जो हैं वहाँ के MP हैं, वाराणसी के सब जाते हैं, तो नरेंद्र मोदी इन दिस इलेक्शन विल बी रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ वाराणसी। वैसे ही अभी मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ के MP जो है प्रवेश सिंह वर्मा है, तो ही विल बी रिप्रेजेंटिंग, जब भी इलेक्शन होंगे तो ही विल बी रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ साउथ वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली जो है हमारा, जहाँ मैं रहता हूँ अभी, तो ही विल बी रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ प्लेस हियर। तो इससे क्या होगा कि भाई, अब ये बताओ कि एक बंदा वाराणसी का MP है, या MLA की बात करूँ तो नरेश बालियान मेरे MLA हैं यहाँ पे हमारे एरिया के, ठीक है, उत्तम नगर डिस्ट्रिक्ट के, और भी कई जगह के MLAs होते हैं। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के MLA योगी आदित्यनाथ हैं। तो जब ये चीज़ होगी तो अब देखो, अब जो नरेश बालियान है वो जिस टेरिटरी के MLA हैं, उस टेरिटरी में ऑब्वियसली गोरखपुर से कम पॉपुलेशन रहती है, ये फॉर श्योर बात है, ठीक है, और वहीं पे गोरखपुर में ज़्यादा रहती है। तो अगर एक वोट का काउंट करें हम, तो योगी आदित्यनाथ का वोट अपने
नरेश बालियान के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब मैं एक ये रफ आंकड़ा दे रहा हूँ कि इन केस जो हमारा उत्तम नगर विधानसभा है सीट, उसमें नरेश बालियान जो है वो नेता हैं लगभग 2 लाख लोगों पे, ठीक है। वहीं पे योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की सीट पे हैं, वो नेता हैं लगभग 5 लाख लोगों के, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन उतनी है, वोट तो सब नहीं दिए होंगे। तो फिर भैया ये अपने लिए तो राष्ट्रपति को चुन नहीं रहे दोनों, ये बंदा 2 लाख लोगों के नाम पे वोट दे रहा है, ये बंदा 5 लाख लोगों के नाम पे वोट दे रहा है। तो क्या होना चाहिए, जब प्रैक्टिकली तो ये होना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ के वोट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5 लाख, और नरेश बालियान के वोट की वैल्यू होनी चाहिए 2 लाख। तो ऐसा ही एक अरेंजमेंट किया गया है, ठीक है। और इस अरेंजमेंट के अंतर्गत ये इंतज़ाम किया गया है कि अब जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और उसका ये है विद द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाई मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट को, जो मैंने अभी 5 लाख और 2 लाख वाला एग्जांपल दिया था, कि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मतलब उस प्रोपोर्शन में उनका रिप्रेजेंटेशन होगा जितनी बड़ी आबादी के वो नेता होंगे। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है MLA का वोट राष्ट्रपति के चुनाव में। तो राष्ट्रपति के चुनाव की ओर चलेंगे, MLA के वोट की काउंटिंग की ओर चलेंगे। तो हम लेते हैं सबसे पहले, देखो मैंने क्या फैक्टर बताया है यहाँ पे कि पॉपुलेशन का ऑफ स्टेट्स बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला फैक्टर यहाँ पे लिया जाता है कि पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ज़्यादा बड़ा लिख दिया मैंने। पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ST से समझ जाना, स्टेट है, ठीक है। ये क्यों किया है, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड मेंबर्स, ये क्यों किया हमने, क्योंकि देखो एक स्टेट है, फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनियन टेरिटरी है जहाँ मैं रह रहा हूँ, इसकी आबादी लगभग 2 से 2.5 करोड़ लोगों की है। तो अब हम सब ने मिलकर 2.5 करोड़ लोगों ने कितने, शायद 70 MLA चुने हैं। तो वो 70 MLA 2 करोड़ की आबादी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन 2 करोड़ की आबादी को हमें इतने लोगों में डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ दिल्ली का, तो 2 करोड़ आर डिवाइडेड इंटू 70 पीपल, ओके। अब ये वोट की वैल्यू है इंटू 1/100, ठीक है। अब कोई स्टेट है जहाँ पे 70 नहीं 150 सीट्स हो, लोकसभा की, बड़ा स्टेट हो भाई, पॉपुलेशन ज़्यादा हो सकती है, राजस्थान हो गया आपका, ये उत्तर प्रदेश हो गया, वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अराउंड 20 करोड़ है, ठीक है। यूपी की पॉपुलेशन अराउंड 20 करोड़ है, तो वहाँ के MLAs को ज़्यादा का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा बजाय कि दिल्ली के MLAs को। तो इसी वजह से इसे कहा जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये इसलिए लागू किया गया क्योंकि भैया अलग अलग पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बात ठीक नहीं होगी कहना कि ये बात बिल्कुल ठीक नहीं होगी कहना कि आपको जो है सभी MLAs को एक ही बराबर पावर मिलनी चाहिए, क्योंकि कोई छोटे स्टेट्स के MLAs हैं, कोई बड़े स्टेट्स के MLAs हैं। छोटे स्टेट्स मतलब जिनकी पॉपुलेशन कम है, कोई भी स्टेट छोटा बड़ा नहीं है, सब इक्वल है कॉन्स्टिट्यूशन के नज़र में, बट पॉपुलेशन तो अलग अलग है, ये तो मानने वाली बात है। सिक्किम की पॉपुलेशन, दिल्ली की पॉपुलेशन, गोवा वगैरह की पॉपुलेशन यूपी के सामने बहुत कम है। तो अब पॉपुलेशन जब स्टेट्स की कम है, ज़्यादा है, तो हमारे तो रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर हम या तो हमारा दिल्ली वालों का रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंट इलेक्शन में बहुत बढ़ जाएगा उस प्रपोर्शन के हिसाब से, क्योंकि अगर हम इक्वली डिवाइड करें, मान लो यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 2 करोड़ दिल्ली के और 20 करोड़ यूपी के लोग हैं, ठीक है। 400 सीट्स के अराउंड, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, अगर मैं बहुत गलत हूँ तो माफ़ करना, मैं एक रफ एग्जांपल ले रहा हूँ। 400 सीट्स के अराउंड आपका यूपी के अंदर है, 70 सीट्स आपके दिल्ली के अंदर है। तो आप 22 करोड़ को आप जब 470 लोगों में डिवाइड करोगे, तो 22 करोड़ को आप 470 में डिवाइड करोगे, तो जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अगर हम हर बंदे पे करना चाहें तो दिल्ली वालों को बहुत बड़ा स्टेक मिल जाएगा उनकी पॉपुलेशन के मुकाबले, और वहीं पे यूपी वालों का काफ़ी सारा स्टेक किसके पास पहुंच जाएगा, दिल्ली वालों के पास। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का इंतज़ाम किया गया है कि ऐसा ना हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, अब बाकी के जो आपके MPs आते हैं वो तो क्या है, पूरे इंडिया को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इंडिया की पॉपुलेशन डिवाइड कर सकते हैं उनसे, टोटल नंबर ऑफ MPs से, बट वो नहीं ठीक रहेगा। यहाँ पे एक और वो है बात क्या, कि टोटल वैल्यू जितनी वोट्स की बनी है, TV मतलब टोटल वैल्यू, किनके वोट्स की, MLAs के वोट्स की जो टोटल वैल्यू बनी है वो कैसी वैल्यू बनी है, हर स्टेट के लोगों की वैल्यू है वोट्स की। तो वो ओवरऑल इंडिया के वोट्स की एक तरह से वैल्यू आ गई हमारे हाथ में, हर स्टेट के हर MLA की जब हम वैल्यू उसको टोटल करेंगे तो वो आ गई हमारे हाथ में, और फिर उस वैल्यू को क्या करेंगे हम, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के नंबर में डिवाइड कर देंगे, उसी तरीके से जैसे वो निकाला था। स्टेट्स की वैल्यू वैसे पूरे देश की वैल्यू, याद रखना इलेक्टेड, वहाँ पे भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में इलेक्टेड वर्ड लिखा हुआ था,
तो इलेक्टेड मेंबर्स। तो ये था हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला। इसको समझ लोगे तो इसको रटने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने अच्छे से समझा दिया है। तो मुझे नहीं लगता आपको भी मिलेगा। इलेक्टेड मेंबर्स याद रखना कि इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। मैं चौथी छठी बार बोलता हूँ, गलत मत करना आप बस। अब आगे कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि एक 15,000 का डिपॉजिट करना होता है कैंडिडेट्स को। आपको जो है 15,000 का डिपॉजिट होता है आरबीआई के साथ, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा नॉर्मल इलेक्शंस में भी कहते हैं ना इनकी ज़मानत जब्त होगी। तो जब 10% ऑफ द टोटल वोट्स के बराबर भी नहीं मिलता है किसी भी कैंडिडेट को वोट्स के थ्रू किसी भी सीट पे पार्टिकुलर, तो उनकी ज़मानत जब्त हो जाती है, क्योंकि उन्हें भी कुछ ज़मानत जमा करनी पड़ती है जो नॉर्मली लोकसभा या फिर आपके स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी। तो उसी तरीके से ये एक ज़मानत राशि जमा करनी पड़ती है आरबीआई के पास 15,000 रुपये की, इसलिए क्योंकि कोई भी एरा गैरा ऐसे ही खड़ा ना हो जाए। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको एलिजिबिलिटी बताई है, कोई खास ऐसी बड़ी एलिजिबिलिटी नहीं है राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होना, है ना। बट यहाँ पे इसी चीज़ को रोकने के लिए कि कोई भी आगे, अब मैं भी 35 प्लस होऊंगा तो फिर मैं तो सारी कंडीशंस को पूरा करूँगा, सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ, एज ऑफ 35 प्लस है मेरे पास, क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा होना चाहिए। नॉट नेसेसरी वो मेंबर होना चाहिए लोकसभा या राज्यसभा का, बस क्वालिफाई होना चाहिए कि हाँ इन केस ये चाहे तो ये किसी भी तरीके से लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। ऑब्वियसली मैं चाहूँ तो सीट में खड़ा हो सकता हूँ प्रचार करके, क्या पता लोकसभा मेंबर बन जाऊँ। 35 की एज नहीं है बस मेरे पास, तो 35 के बाद मैं जाके खड़ा हो जाऊँगा इलेक्शन में। बट यही बात होती है कि 15,000 की ज़मानत राशि जमा करानी पड़ती है। 15,000 बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, बट ये बात है कि आपकी बेइज्जती बहुत होगी अगर आप ऐसे ही जाके राष्ट्रपति के इलेक्शंस में खड़ा हो रहे हैं। बट उस चीज़ को रोकने के लिए कि कोई मजाक में ना ले इस चीज़ को, बहुत सीरियस मामला है, तो 15,000 की एक राशि आपको आरबीआई के पास जमा करानी पड़ती है। और किसी भी तरीके के इलेक्शंस में आपको खड़ा होना है तो ज़मानत राशि जमा होती है। इसीलिए होती है कि मजाक की बात नहीं है यार। रिप्रेजेंटेशन जो हमारे यूनियन में आपके कितने इंपॉर्टेंट काम होते हैं, पूरे देश को रिप्रेजेंट करने का काम है कितने पोर्टल्स पे, तो उस तरीके का वोट होता है। ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट पॉइंट अभी मैंने आपको लास्टली समझा दिया कि ही शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है। जब हम डिस्कस करेंगे लेजिस्लेचर के बारे में, वहाँ पे हम बहुत लंबे तौर पे डिस्कस करेंगे कि क्या क्वालिफिकेशंस हैं। वहाँ पे भी ऐसे ही सिंपल क्वालिफिकेशंस होते हैं, आपकी एज 25 होनी चाहिए इंडियन सिटीजन के, तो उस तरीके की क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं होना चाहिए आपका, तो वहाँ पे वो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। बट नॉट नेसेसरीली छोड़ो, वो होना ही नहीं चाहिए वहाँ पे, मतलब ना राज्यसभा का ना लोकसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए। और इनकेस अगर कोई ऐसा बंदा है जो लोकसभा या राज्यसभा में से किसी का मेंबर है और वो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव पे खड़ा होता है, तो ही कैन बी द मेंबर अंटिल ही विन्स। अगर वो जीत जाता है तो फिर उसे उस पद का त्याग करना होगा। लोकसभा या राज्यसभा में जो उसकी सीट है वो नहीं मिलेगी उसे, फिर वो राष्ट्रपति बन सकता है। ऑब्वियसली कोई भी कर देगा इस चीज़ को, ये चीज़ नोट डाउन कर लो, याद रखने वाली बात है, आराम से याद रहेगी। Nominated members of both House of the Parliament, the nominated members of the State Legislature Assembly and the member of State Legislative Council in case of a bicameral legislature। और bicameral legislature वही मैंने बताया, लोग एक होता है परिषद, एक होता है विधान परिषद, एक होता है विधानसभा। तो विधान परिषद का कोई भी सदस्य और कहीं भी अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर यानी विधानसभा के अंदर कोई भी बंदा नॉमिनेटेड है वो भी, और नॉमिनेटेड मेंबर्स 2 एंग्लो इंडियन 12 आपके एक्सपर्ट्स जो भी अपनी फील्ड होते हैं वो सारे आर नॉट एलिजिबल टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। वाई? बिकॉज दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। वो तो भाई एक्सपर्ट हैं। अब सचिन तेंदुलकर वॉज नॉट वोटेड बाई एनी ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, एनी ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ नॉट वोटेड फॉर हिम या हैड नॉट वोटेड फॉर हिम to become a member of Rajya Sabha. So what he was doing there, he was not representing the people of India. He was just sitting there as an expert of sports, है ना। तो अगर आप एज एन एक्सपर्ट गए हुए हैं तो ऑब्वियसली जिस काम में जैसे लोगों को वोट देने का काम है यहाँ पे, लोगों के लिए वोट देने का काम है यहाँ पे, तो वो नहीं करेंगे आप, है ना। यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग। यहाँ पे आप एक स्टेट की पॉपुलेशन वाइज भी डिवाइड करके हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन को डिवाइड कर रहे हैं, प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो हम किसी भी ऐसे बंदे को रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे हु वाज नॉट इलेक्टेड बाय एनीवन, ठीक है। तो सिंगल रिप्रेजेंटेशन वगैरह ये सब मैंने आपको बता दिया है काफ़ी डिटेल में। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी सच दैट अ ट्रू फेडरल कैरेक्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज मेंटेन। फेडरल कैरेक्टर होना चाहिए भैया, स्टेट और सेंटर की पावर अलग अलग यहाँ पे फेडरल कैरेक्टर में दिखाई गई है। स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन स्टेट एंड द सेंटर, देयर इज अ बैलेंस बिटवीन स्टेट एंड द सेंटर। पहले स्टेट वाइज पॉपुलेशन वाइज बांट के हर एक एमएलए को दिया जाता है कि भैया आप यूपी के एमएलए हैं तो यूपी की टोटल पॉपुलेशन का इतना हिस्सा, 400वां हिस्सा या जितना भी हिस्सा है उतना आप लेते हैं। दिल्ली के एमएलए हैं तो भैया दिल्ली के हिस्से का 70वां हिस्सा आप लेते हैं, ठीक है। और फिर उनमें से जितने भी हिस्से बनते हैं तो वो पूरे देश का टोटल रिप्रेजेंटेशन हो ही गया। तो उसके क्या करते हैं भैया, लोकसभा में जितनी सीट्स हैं उतने वाला हिस्सा हर एक बंदे को बांट दिया जाता है बराबर से, तो वो हो जाते हैं आपकी लोकसभा राज्यसभा की।
वो एमपीज़ की आपकी वैल्यू में वोट हो जाता है। तो ये फेडरल कैरेक्टर दिखा रहा है कि सेंटर का अलग वो है डिवीजन, स्टेट का अलग डिवीजन है। तो देयर इज अ फेडरल कैरेक्टर इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और फेडरल कैरेक्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज मेंटेन्ड। ओके, टू बी डिक्लेयर इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मोर देन 50% ऑफ द वैलिड वोट्स, जैसे नॉर्मल होता है भैया 51% ऑफ द वैलिड वोट्स अगर आपको आ गए, तो 51% ऑफ द वैलिड वोट्स अगर आपको आ गए तो कांग्रेचुलेशंस, यू हैव won the elections. Okay, election of president is an indirect one, ये मैंने बता दिया आपको। in case of any dispute regarding the election of the president only the Supreme Court is authorized to intervene in the matter। हाँ, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिस हो रहा था, अच्छा हुआ नोट्स में देख लिया मैंने। तो अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो ये डिस्प्यूट को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही ऑथोराइज्ड है, कोई भी लोअर कोर्ट या और भी कोई भी जुडिशियल अथॉरिटी, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, none of them have to deal with this dispute of election of president। okay, तो ये सिंपल सा एक मसला है कि द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में अगर कोई भी डिस्प्यूट खड़ा होता है तो कौन ऑथराइज्ड है इंटरवीन इन द मैटर करने के लिए? तो भैया सुप्रीम कोर्ट इज ऑथराइज्ड टू इंटरवीन इन द मैटर। ओके, द डिस्प्यूट कैन बी ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ओनली आफ्टर इलेक्शंस आर ओवर। ऊपर से अगर डिस्प्यूट इलेक्शंस के बीच में ही हो जाता है, लंबा प्रोसेस होता है इलेक्शन का, आप देख ही रहे हो, एक एमपी एमएलए पूरे देश के हर असेंबली वगैरह में वोटिंग होती है। तो अगर बीच में कोई डिस्प्यूट का मामला आता है तो ऐसा नहीं है कि आप इलेक्शंस को डिस्टर्ब करेंगे, इलेक्शंस को पूरा हो जाने दो, उसके बाद आप अपना आराम से सुप्रीम कोर्ट के सामने डिस्प्यूट लेके जाओ। ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ वैकेंसीज इन द इलेक्टोरल कॉलेज नो पिटिशन कैन बी फाइल। अगर इलेक्टोरल कॉलेज में कोई वैकेंसी थी, इस चीज़ का डिस्प्यूट है, यू कैन नॉट फाइल एनी डिस्प्यूट। होता रहता है, बहुत बड़ा इलेक्टोरल कॉलेज है तो वैकेंसी हो सकती है, सारे संवैधानिक पद हैं, तो एक दो वैकेंसीज अगर है तो दे शुड नॉट बी एड्रेस्ड और दे शुड द पिटिशन रिगार्डिंग दैट डिस्प्यूट शुड नॉट बी फाइल्ड। ओके, तो अब यहाँ पे पॉपुलेशन जो मैंने बताया था, पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, तो भैया कौन सी पॉपुलेशन है जो ली जाएगी डिवाइड करने के लिए? तो इसका एक सिंपल आंसर है, जो भी लास्ट सेंसस हुआ होता है, जो भी लास्ट सेंसस हुआ होता है आपका, वहाँ पे जो भी आपकी जो उस स्टेट की पॉपुलेशन देखी जाएगी। जैसे अभी फिलहाल अभी हमारा लास्ट सेंसस अब होने वाला है, 2021 में तैयारी चल रही है, कोविड की वजह से काफ़ी डिस्क्रप्शंस हैं, बट अभी फिलहाल 2011 वाला हमारा लेटेस्ट सेंसस है, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। 2011 का जो सेंसस है उसमें जो भी पॉपुलेशन डिसाइडेड है वही पॉपुलेशन डिवाइड होगी। सेंसस का कार्य यही है, पॉपुलेशन मिलना, वो कार्य जानते होंगे, जनगणना जिसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट कौन करेगा एडमिनिस्टर बाय? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, जो भी कहना चाहो कहो, बट जो ओथ की एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो कौन करता है? CJI। और अगर वो एब्सेंट हैं तो सीनियर मोस्ट जज। तो जो भी जज सीनियर होंगे सबसे ज़्यादा, वो अगर CJI इज एब्सेंट। ठीक है, नोट डाउन कर लो, वन लाइनर पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई पेपर में मैंने सामने देखा है आते हुए। इसको ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मली टेकन इन हिज नेम। पहले ही बता चुका हूँ, एग्जीक्यूटिव जितने भी एक्शंस होंगे वो प्रेसिडेंट के नेम पे होते हैं, क्योंकि वो नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव उसे माना जाता है। ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, ये तो कहने की कोई समझाने की बात नहीं है, सबसे पहले समझदार हो। होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। He can resign from his office at any time simultaneously sorry। तो रेजिग्नेशन की यहाँ पे बात आ रही है। रेजिग्नेशन आज मैं कवर करने की सोच नहीं रहा था, आप लोग बहुत वीडियोस को बहुत पसंद नहीं करते हो, तो रेजिग्नेशन की बात, अगर मैं रेजिग्नेशन और रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट 61 वगैरह आर्टिकल की बात करने लगा तो लंबा चला जाएगा, आज काफ़ी बातें हो गई हैं। तो इसके आगे अब आगे मुझे लगता है पावर्स और इम्पीचमेंट वगैरह की बात ही हो रही है, तो अभी के लिए इतना ही, नोट्स बना लेना। प्रेसिडेंट और यूनियन एग्जीक्यूटिव के वीडियोस मैं कुछ ही दिनों के अंतराल पे लेके आऊँगा नए नए, तो इसको यार प्लीज़ लाइक किया करो। व्यूज़ तो आ जाते हैं, लाइक्स नहीं आते हैं। अगर कोई शिकायत है जिस वजह से लाइक नहीं कर रहे हो तो कमेंट करके बताओ, चीज़ें सुधारने की कोशिश की जाएंगी। मेरी तरफ से भी मैं सुधार रहा हूँ। अभी देखो लॉकडाउन वगैरह की वजह से भी बहुत सारी मशीनरी मैकेनिज्म नहीं है, घर से ही मैं कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो सपोर्ट दिखाओ यार अपना, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, लाइक करो, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।